अनिल शर्मा भारतीय सिनेमा जगत का वो नाम है जिन्होंने शोले के बाद उसी तरह की एक और बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म का इंतजार कर रहे सिनेमाई प्रशंसकों को नई सदी के उपहार के तौर पर गदर जैसा बेशकीमती फिल्म दिया था। अनिल शर्मा ने अपनी जिंदगी में अभी तक लगभग 18 फिल्मों का निर्माण कर लिया है और उनकी फिल्मोग्राफी में शामिल हर एक फिल्म शानदार रही है। और अब अनिल शर्मा अपनी अगली बड़ी फिल्म यानी गदर के सीक्वल को लेकर पर्दे पर फिर से धाक जमाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों न आपको इस बेहतरीन फिल्म मेकर की जिंदगी से रूबरू करवाया जाए जो उनकी किसी बड़ी सफल फिल्म की ही तरह बहुत ही रोमांचक है। 7 मार्च 1957 को उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि मथुरा में पिता केसी शर्मा और माँ बिमला शर्मा के घर पर उनके 4 बेटों में से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अनिल शर्मा। पिता केसी शर्मा आगे चलकर बम्बई आ गए और सिनेमाई दुनिया में एक अच्छा खासा मुकाम बनाया, लेकिन मथुरा में उनके घर पर उस तरह का माहौल नहीं था जिस तरह का सिनेमाई माहौल फिल्मों में काम करने वाले शख्स के घर पर अक्सर देखा जाता है। अनिल शर्मा के दादाजी पंडित डालचंद जोशी जी मथुरा के बहुत बड़े ज्योतिषी थे जिनके पास जगह जगह से बड़े बड़े लोग आया करते थे और इन लोगों में कभी कभी के.एन. सिंह और गीता दत्त जैसे फिल्म जगत से जुड़ी महान शख्सियतें भी होती थी जो डालचंद जोशी को बहुत अच्छे से जानती थी। ये लोग जब अनिल शर्मा के दादाजी के पास आते थे तो उनके घर के बाहर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी और हर कोई उन्हें घेर लेता था। अनिल शर्मा बताते हैं कि 4-5 साल की उम्र में जब वो ये सब देखते थे तो उनके मन में यह सवाल खड़ा होता था कि ये लोग कौन हैं जिनसे मिलने के लिए इतने लोग अपना काम छोड़कर हमारे घर के बाहर जमा हो जाते हैं। उस जमाने के बहुत बड़े सिनेमाई सितारों के आसपास इतनी बड़ी भीड़ देखकर अनिल शर्मा के मन में भी यह बात बैठ गई थी कि एक दिन उन्हें भी कुछ ऐसा ही करना है। सिनेमाई दुनिया के लोगों से मिलने का अनुभव तो अनिल शर्मा को बहुत छोटी सी उम्र में ही हो गया था, लेकिन उसे जानने और समझने का मौका बहुत बाद में नसीब हुआ क्योंकि घर में हमेशा रेडियो पर भजन कीर्तन ही चला करते थे। फिल्म देखने की मनाही थी। अनिल शर्मा पढ़ाई में बहुत अच्छे थे तो उनके दादाजी उन्हें भागवत कथा और गीता वगैरह की कहानियाँ सुनाया करते थे और उन्हें कहते थे कि इन किताबों को, इन कहानियों को पढ़ो। अनिल शर्मा ने भागवत की कथाएं पढ़ी और 13 साल की उम्र आते आते उन्हें लगभग हर कहानी मुँह जुबानी याद हो गई थी। अनिल शर्मा के दादाजी जब भी कहीं बाहर जाते तो अपने पोते को साथ ले जाते या उनके घर पर कोई मेहमान आते तो भी अनिल शर्मा उनके पास ही होते और पंडित जी अपने पोते को कभी ध्रुव की तो कभी भगवान कृष्ण से जुड़ी कहानियाँ मेहमानों को सुनाने के लिए कहते थे। अनिल शर्मा जब भी किसी को कोई कहानी सुनाते थे तो उसमें उनका अपना ढंग होता था। वो अंग्रेजी शब्दों को भी उन कहानियों में शामिल कर लेते थे और यहीं से अनिल शर्मा का स्टोरी टेलिंग का हुनर उभरने लगा था। अनिल शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि गीता दत्त जी ने उनके पिता में फिल्मों को लेकर प्यार को महसूस किया था और उन्हें बम्बई लेकर आई थी जहां केसी शर्मा की मुलाकात बी.आर. चोपड़ा जैसे बहुत से दिग्गज लोगों से हुई और फिल्मों से जुड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना शुरू हो गया था। हालांकि एक प्रोड्यूसर के तौर पर केसी शर्मा को सफलता बहुत बाद में जाकर नसीब हुई थी। केसी शर्मा ने भी बम्बई में एक लंबा समय एस्ट्रोलॉजर के तौर पर बिताया था। एक तरफ जहाँ केसी शर्मा का सफर चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अनिल शर्मा की भी जिंदगी कुछ ढूंढने में लगी हुई थी। समय के साथ साथ अनिल शर्मा ने फिल्में देखनी शुरू कर दी, कभी स्कूल से बंक मारकर तो कभी किसी दूसरे जगह से, लेकिन वो जो भी फिल्म देखते थे उसमें यह बात उन्हें खटकने लगती थी कि हीरो हीरोइन के मिलने के बाद या फिर विलन के मरने के बाद फिल्म खत्म क्यों हो जाती है, कहानी में आगे भी तो कुछ होना चाहिए। अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए अनिल शर्मा ने एक तरीका निकाला। अब वो जब भी कोई फिल्म देखकर बाहर आते तो घर पहुँचने तक उस फिल्म के आगे की कहानी को अपने हिसाब से बना लेते और घर आकर उसे लिख लेते थे। फिल्म बॉबी, यादों की बारात और अमर अकबर एंथनी के बारे में कहा जाता है कि अनिल शर्मा ने इसका सीक्वल भी लिख लिया था। इसके अलावा वो जो भी फिल्म देखकर आते उसमें अपने किसी भी पसंदीदा दृश्य को दोस्तों के साथ मिलकर रिक्रिएट करते और हर दोस्त को अपना काम समझाते। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि फिल्म दुनिया में अभिनेताओं को लीड करने वाले शख्स क्यों कहा जाता है। मजाक मस्ती और खेल खेल में धीरे धीरे अनिल शर्मा के अंदर स्टोरी टेलिंग से लेकर कहानियां लिखने और फिल्मों के दृश्य तैयार करने का हुनर तैयार होने लगा और यह बातें जब अनिल शर्मा बम्बई आए तो वहाँ भी जारी रहा। अनिल जब बम्बई आए तो उनका परिवार खार में रहता था। यहाँ किशोर उम्र में ही अनिल शर्मा ने लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने और उन पर अपना प्रभाव डालने के लिए कॉलेज में होने वाले नाटकों में अभिनेता और डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऐसा ही प्रोग्राम अपनी बिल्डिंग के लोगों के लिए भी एक बार तैयार किया था जिसे देखने के लिए नरेंद्र शर्मा और
केष्टो मुखर्जी जैसे लोग आए थे। इस प्रोग्राम के लिए अनिल शर्मा ने द विलेन नाम का एक नाटक लिखा था, जिसमें डायरेक्टर और अभिनेता के तौर पर भी वो जुड़े हुए थे। नाटक खत्म होने के बाद जब उनसे किसी ने पूछा कि इसका डायरेक्टर कौन है, तो अनिल शर्मा, जो डायरेक्टर वगैरह के बारे में कम ही जानते थे, उन्होंने अपने एक दोस्त का नाम बता दिया, जिसने उस फिल्म में डायरेक्टर का किरदार निभाया था। यहाँ कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद अनिल शर्मा को मालूम हुआ कि डायरेक्टर किसे कहते हैं और उसका क्या काम होता है। अनिल धीरे धीरे सिनेमाई दुनिया की तरफ आकर्षित होने लगे थे, लेकिन परिवार के लोग कभी भी ये नहीं सोचते थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करेगा। वो तो चाहते थे कि उनका बेटा एक डॉक्टर बने। इसके लिए अनिल को खालसा कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई भी करवा रहे थे, लेकिन फिल्मों में काम करने की चाहत अनिल के दिल से निकल नहीं पा रही थी। अनिल शर्मा की लेखनी काफी अच्छी थी और नरेंद्र शर्मा को वो जानते थे, तो एक दिन उन्होंने एक फिल्म द पार्टी देखी और उस पर आधारित एक नाटक बुरे फंसे नाम से लिख दिया, जिसमें बम्बई का बैकड्रॉप दिया गया था और यह नाटक उन्होंने नरेंद्र शर्मा जी को दिखाया। नाटक को पढ़कर शर्मा जी ने कहा कि ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है। जब अनिल शर्मा ने उनसे कहा कि उन्होंने इसे सिर्फ एक नाटक सोचकर ही लिखा है, तो उनके हुनर से प्रभावित होकर नरेंद्र शर्मा ने उनके पिता को कहा कि तुम्हारे बेटे को फिल्मों में काम करने दो, वो अच्छा काम करेगा। अनिल शर्मा को जब इसका सपोर्ट मिला तो उन्होंने अपनी बात को भी पिता के सामने रख दिया। अनिल शर्मा ने अपने पिता से कहा कि मैं बी.आर. चोपड़ा साहब को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगले दिन के.सी. शर्मा बी.आर. चोपड़ा से मिले और उनसे कहा कि मेरा बेटा आपको एक कहानी सुनाना चाहता है। बी.आर. चोपड़ा तैयार हो गए और कहा कि अनिल को 2 दिन बाद शाम को 6 बजे स्टूडियो भेज दो, मैं कहानी सुन लूंगा। अनिल शर्मा बताते हैं कि जब उनके पिता ने उनसे कहा कि 2 दिन बाद चोपड़ा साहब तुम्हें बुला रहे हैं कहानी सुनाने के लिए, तब तक उनके पास कोई कहानी तैयार ही नहीं थी। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की पुरानी फिल्मों को तोड़ मरोड़ कर कहानी तैयार की और उनसे मिलने चले गए। वहाँ कहानी सुनाई और नरेशन खत्म होने के बाद अनिल शर्मा ने कहा कि कहानी सुनाना तो सिर्फ एक बहाना था, मुझे तो आपका असिस्टेंट बनना है। बी.आर. चोपड़ा ने इसके लिए हाँ कह दिया और कुछ ही दिनों में उनकी फिल्म पति पत्नी और वो की शूटिंग शुरू होने वाली थी। उसमें चोपड़ा साहब ने अनिल शर्मा को असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। तो इस तरह से 19-20 की उम्र में ही अनिल शर्मा ने अपना फिल्मी सफर एक असिस्टेंट के तौर पर शुरू कर दिया, जिसके बाद द बर्निंग ट्रेन और इंसाफ का तराजू के जरिए भी वो उनसे जुड़े रहे। लगभग 3 सालों तक चोपड़ा साहब के साथ काम करने के बाद अनिल शर्मा ने खुद एक फिल्म का निर्माण करने का मन बनाया, लेकिन वो उस समय बड़े अभिनेताओं को अप्रोच करने और उनकी फीस देने के हालत में नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक वुमेन ओरिएंटेड कहानी पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका आधार सावित्री सत्यवान की कहानी को रखा गया था। कहानी पूरी होने के बाद अनिल शर्मा ने किसी तरह राखी जी से मिलने का समय मांगा और अपनी मौसी से 1001 रुपए लेकर राखी जी के पास चले गए। वहाँ उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, जिसके बाद जब साइनिंग अमाउंट देने की बात आई तो उन्होंने एक लिफाफे में पड़े वो रुपए निकाले, जिसे देखकर राखी जी ने कहा कि ये क्या है। तब अनिल शर्मा ने उन्हें पूरी बात बताई कि अभी आपको पूरी पेमेंट देने की हालत में मैं नहीं हूँ, लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद दे दूंगा। राखी जी ने बात मान ली और अप्रैल 1981 में अपनी मुख्य अभिनेत्री चुनने के बाद अनिल शर्मा ने 24 जुलाई साल 1981 से अपने पिता के प्रोडक्शन में अपनी पहली फिल्म श्रद्धांजलि पर काम करना शुरू किया। इस फिल्म को लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला और यहाँ से अनिल शर्मा का एक सफर चल पड़ा। पहली सफलता के बाद उन्होंने साल 1983 में बंधन कच्चे धागों का नाम से एक और फिल्म का निर्माण किया, जिसमें जीनत अमान और शशि कपूर जैसे बड़े नाम शामिल थे। इस फिल्म को भी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसके बाद साल 1987 में हुकूमत नाम से एक और फिल्म बनाई, जिसमें पहली बार अनिल शर्मा को अपने सबसे पसंदीदा अभिनेता धर्मेंद्र जी के साथ काम करने का मौका मिला और इस फिल्म के जरिए देओल परिवार के साथ भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जो कि आज तक जारी है। यहाँ आपको बता दें कि द बर्निंग ट्रेन, एक लड़की भोली भाली सी और दुश्मन देवता जैसी फिल्मों में अनिल शर्मा को एक अभिनेता के तौर पर भी क्रेडिट दिया गया था। अनिल शर्मा अब लगातार अपनी लिखी कहानियों को पर्दे पर ला रहे थे। इसी दौरान साल 1989 में ऐलाने जंग नाम से अगली फिल्म बनाई, जिसमें एक बार फिर उन्होंने धर्मेंद्र के साथ काम किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा यह सुनने को मिलता है कि जब धर्म जी इसकी शूटिंग बम्बई से बाहर कर रहे थे
तब वो अपनी बहन की हालत को लेकर बहुत दुखी थे, जो उस समय कोमा में थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जब उनकी बहन का निधन हो गया तो धर्म जी की पत्नी प्रकाश कौर ने अनिल शर्मा से कहा कि वो यह बात धर्म जी को न बताए। बाद में जब शूटिंग पूरी करने के बाद धर्मेंद्र बम्बई लौटे तब उन्हें अपनी बहन के निधन की जानकारी दी गई थी। यह फिल्म अमिताभ बच्चन की जादूगर और तूफान की रिलीज के बीच सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई थी और सभी की उम्मीदों के विपरीत बड़ी सफल फिल्म साबित हुई थी। लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे अनिल शर्मा ने आगे चलकर फरिश्ता नाम से एक अन्य फिल्म का निर्माण किया, जिसमें धर्म जी के अलावा विनोद खन्ना और रजनीकांत सहित श्रीदेवी जैसे बड़े नाम भी जुड़े हुए थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अनिल शर्मा ने अपनी अगली फिल्म तहलका की कहानी पर भी काम कर रहे थे और वो इस फिल्म के किरदार के लिए रजनीकांत को भी साइन करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते ऐसा नहीं हो पाया और वह किरदार बाद में मुकेश खन्ना जी के पास चला गया। तहलका को भारतीय सिनेमा की पहली सर्जिकल स्ट्राइक के इर्द गिर्द बुनी गई फिल्म के तौर पर माना जाता है, जिसमें एक बड़ी स्टार कास्ट ने काम किया था। इसी तरह आदित्य पंचोली वाला किरदार पहले संजय दत्त और जावेद जाफरी वाला किरदार शक्ति कपूर को दिया गया था और कहा जाता है कि नसीरुद्दीन शाह वाले किरदार के लिए पहली पसंद सनी देओल थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते ऐसा नहीं हो पाया। बड़ी टीम और बड़े लेवल पर बनी यह फिल्म उस साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी और आज भी इसके डायलॉग्स लोगों को याद है। तहलका की शूटिंग के दौरान ही अनिल शर्मा ने जया प्रदा को अपनी फिल्म माँ के लिए साइन कर लिया था, लेकिन इसी दौरान बहुत समय पहले से अनिल शर्मा एक और फिल्म पर काम कर रहे थे, जिसका विचार उन्हें फिल्म डेथ विश को देखकर आया था। दरअसल अनिल शर्मा इस फिल्म का रीमेक बनाना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए लीड हीरो की खोज भी शुरू कर दी थी, जो एक साथ बल्क में उन्हें समय दे सके। और जब ऐसा नहीं हो पाया तो अनिल शर्मा अपनी स्क्रिप्ट को वुमन सेंट्रिक बना लिया और इसके लिए हेमा मालिनी जी को अप्रोच किया। हेमा मालिनी को कहानी पसंद भी आ गई, साथ ही इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गयी, लेकिन हेमा जी एक साथ ज्यादा समय इस फिल्म को नहीं दे सकती थी, इसलिए उन्होंने अनिल शर्मा से कहा कि आप किसी और अभिनेत्री को देख लें। जिसके बाद अनिल शर्मा स्मिता पाटिल जी से मिले, लेकिन उन्होंने इस समय तक बी.आर. चोपड़ा को डेट्स दे दिए थे, इसलिए यहाँ से भी शर्मा जी को खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। कुछ समय बाद उन्होंने अनीता राज को लेकर मैं इंसाफ करूंगी नाम से इस फिल्म पर काम करना शुरू किया और दूसरी तरफ बी.आर. चोपड़ा ने स्मिता पाटिल और राज बब्बर को लेकर फिल्म आज की आवाज की शूटिंग शुरू कर दी, जो कि डेथ विश पर ही आधारित थी। इसी तरह अनिल शर्मा जावेद जाफरी को लेकर ब्रेक डांस नाम से एक और फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म पर काम कभी पूरा नहीं हो पाया और यह डिब्बा बंद हो गई थी। लगातार लगभग 7 सफल फिल्में देने के बाद अनिल शर्मा ने फिल्म निर्माण से कुछ समय का ब्रेक लिया और अपने एक और ख्वाब को पूरा करने की कोशिश में जुट गए। दरअसल अनिल शर्मा मुंबई में यूनिवर्सल स्टूडियो जैसा ही कुछ बनाना चाहते थे और इसके लिए वो इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों की यात्रा पर भी गए ताकि वहाँ की टेक्नोलॉजी को समझ सके। अमेरिका से उन्हें फंड की व्यवस्था भी हो गई थी, लेकिन आखिरी समय पर वो काम पूरा नहीं हो पाया और अनिल शर्मा अपना यह सपना पूरा नहीं कर पाए। लगभग 4 साल के ब्रेक के बाद उन्होंने फिर से फिल्म निर्माण में कदम रखा और गोविंदा के साथ महराज फिल्म पर काम करना शुरू किया, जिसकी कहानी उनकी पिछली कुछ फिल्मों से बिल्कुल ही अलग थी। साल 1998 में यह फिल्म रिलीज हुई, लेकिन सफलता हासिल नहीं कर पाई। इस तरह से 4 साल बाद अनिल शर्मा की वापसी असफल रही और उन 4 सालों में भी जो फिल्में उनके प्रोडक्शन में बनी वो फिल्म भी ज्यादा कुछ अच्छा कमाल नहीं कर पाई और इस तरह अब अनिल शर्मा को एक हिट फिल्म और बहुत से पैसों की खास जरूरत थी। इन कुछ असफलताओं का असर अनिल शर्मा पर यह हुआ कि अब लोग उन्हें पुराना फिल्म डायरेक्टर मानकर इग्नोर करने लगे थे। कोई भी उनके साथ काम करना नहीं चाहता था। अब अनिल शर्मा को एक तगड़ी फिल्म और शानदार सफलता की जरूरत थी और यही वो समय था जब गदर नाम की फिल्म उनकी जिंदगी में आई। महाराजा फिल्म की शूटिंग के दौरान अनिल शर्मा कश्मीर नाम की एक अन्य फिल्म की कहानी पर काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने दिलीप कुमार और धर्म जी को साइन भी कर लिया था और उन्हें अपनी कहानी में पाकिस्तानी लड़की और भारतीय लड़के की लव स्टोरी का एक एंगल चाहिए था। कश्मीर में पंडितों के पलायन को आधार बनाकर शुरू हुई इस फिल्म में जब लव स्टोरी की प्लॉट की जरूरत हुई तो राइटर शक्तिमान जी ने अनिल शर्मा को बूटा सिंह की कहानी याद दिलाई। बूटा सिंह की कहानी अनिल शर्मा ने सुन रखी थी और जैसे जैसे वो इस कहानी को लेकर आगे जाते गए उन्हें लगने लगा कि ये एंगल खुद में ही एक बहुत
बहुत बड़ी फिल्म साबित हो सकती है। इस तरह उन्होंने कश्मीर पर काम करना छोड़कर बूटा सिंह की कहानी को आधार बनाकर एक नई फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया और इस तरह फिल्म गदर वजूद में आई। फिल्म में हीरो के तौर पर पहली पसंद सनी देओल ही थे और हीरोइन के लिए लगभग 400 लड़कियों का ऑडिशन लिया गया था, जिसके बाद अमीषा पटेल फाइनल हुई थी। जीते के किरदार के लिए बहुत सोच विचार कर अनिल शर्मा ने अपने बेटे उत्कर्ष को साइन किया और इस तरह एक शानदार कास्टिंग के साथ यह फिल्म शुरू हुई। 15 जून साल 2001 को फिल्म लगान के साथ यह फिल्म रिलीज हुई और शानदार सफलता हासिल की। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक इस फिल्म के शोज अलग अलग जगहों पर चलते थे। लोगों का ट्रकों में सवार होकर आना, घंटों अपनी टिकट के लिए खड़े रहना जैसे कई किस्से आज भी इस फिल्म को लेकर सुनाए जाते हैं। इस फिल्म को देखने 10 करोड़ से ज्यादा लोग सिनेमा घरों में आए थे, जो आज भी भारत में बनी बहुत सी फिल्मों से ज्यादा है। गदर के बाद अनिल शर्मा ने द हीरो नाम से एक और फिल्म का निर्माण किया, जो उस समय की सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है। यह फिल्म भी सफल रही, जिसके बाद अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों नाम से एक अन्य फिल्म बनाई गई, जो कि उम्मीद के मुताबिक सफलता हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद रिलीज हुई फिल्म अपने में अनिल शर्मा ने पहली बार देओल परिवार के 3 मुख्य अभिनेताओं के साथ काम किया और फिर सलमान खान की लिखी कहानी पर फिल्म वीर का निर्देशन भी किया। वीर के निर्माण के दौरान सलमान खान और अनिल शर्मा के बीच खटपट की खबरें भी आई, जिन्हें अनिल शर्मा ने क्रिएटिव डिफरेंसेस का नाम देकर नकार दिया। वीर भी ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जिसके बाद अनिल शर्मा ने छोटे बजट पर एक फिल्म निर्माण करने का मन बनाया और सनी देओल को लेकर फिल्म सिंह साहब द ग्रेट बनाई, जिसने ठीक ठाक बिजनेस किया। अब तक अनिल शर्मा प्रियंका चोपड़ा से लेकर उर्वशी रौतेला और दिव्या खोसला कुमार जैसी अभिनेत्रियों को ब्रेक दिया था और कहा यह भी जाता है कि अनिल शर्मा ने अमीषा पटेल को भी कहो ना प्यार है से पहले ही साइन कर लिया था। तो ऐसे में बहुत अभिनेत्रियों को ब्रेक देने के बाद अनिल शर्मा एक नए अभिनेता के साथ फिल्म बनाना चाहते थे। इस दौरान एक समय में उनके पास करण देओल की पहली फिल्म को निर्देशित करने का ऑफर भी आया, लेकिन फिर कुछ कारणों के चलते ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद अनिल ने अपने बेटे को लॉन्च करने का मन बनाया और फिल्म जीनियस का निर्माण किया। अब अनिल शर्मा अपनी अगली बड़ी फिल्म गदर 2 के साथ लौट रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि फिल्म अपने की सीक्वल पर भी काम हो रहा है। इन दोनों ही फिल्मों का इंतजार सभी को है, तो अब देखना होगा कि अनिल शर्मा क्या कुछ अपनी ऑडियंस को देने वाले हैं। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के जाने माने निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।